दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको राजपूतों के उस महान राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है, जिसके बाद राजपूतों के इतिहास में कोई दूसरा राजा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो राजा जिसने दुश्मन के ही दरबार में दुश्मन की हत्या कर दी। एक ऐसा राजा जिसके युद्ध, साहस और गजब की शब्द बाढ़ भेदी कला के चर्चे आज भी राजपूतों में किए जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दी वन एंड ओनली पृथ्वीराज चौहान की। जी हाँ, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पृथ्वीराज एक राजपूत राजा थे। इनके शौर्य और साहस के किस्से आज भी आपको राजपूतों में सुनने को मिलेंगे। राजा पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अजमेर और दिल्ली में राज किया था और वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे। इतना ही नहीं, आज तक उनके जैसा साहसी, बुद्धिमान और कुशल राजा राजपूतों के इतिहास में नहीं बन सका है। 11 जून 1149 का वो सुनहरा दिन था जब अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी के यहाँ वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। बचपन से ही पृथ्वीराज पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने विद्या कंठाभरण पीठ से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन पृथ्वीराज के जन्म के साथ ही कई मुसीबतों ने भी सोमेश्वर के घर दस्तक दी थी, क्योंकि पृथ्वीराज का जन्म सोमेश्वर और कपूरी देवी की शादी के 12 साल बाद हुआ था। तो पृथ्वीराज का जन्म होते ही राज्य में खलबली मच गई थी और जन्म के साथ ही पृथ्वीराज की हत्या के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे। लेकिन नसीब ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए पृथ्वीराज इन षड्यंत्रों को पार करते चले गए और एक वीर योद्धा के रूप में निखर कर आए। पृथ्वीराज बचपन से ही बुद्धिमान और युद्ध विद्या में निपुण थे। इतना ही नहीं, जिस कला को अच्छे सुल्तान नहीं सीख पाए उसमें भी पृथ्वीराज का हाथ कोई नहीं पकड़ पाया। पृथ्वीराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने बचपन में ही शब्द भेदी बाण यानी बिना देखे आवाज के आधार पर निशाना लगाने की कला भी सीख ली थी। इसी कला के दम पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को उसके ही दरबार में शिकस्त दी। सन 1179 में एक युद्ध के दौरान पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया हट गया। उस वक्त पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे, लेकिन इतनी सी उम्र में पृथ्वीराज अपनी मां के साथ अजमेर की राजगद्दी पर बैठ गए। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर भी राज किया। जिस उम्र में बच्चे कंचा गोली खेल रहे होते हैं, पृथ्वीराज ने उस उम्र में प्रजा की देखरेख और राज्य विस्तार का भार उठा लिया था। आपको बता दें कि पृथ्वीराज की मां और अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती बेटी थी और इसीलिए वो अपनी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहा करते थे। लेकिन पृथ्वीराज की बुद्धिमानी और कौशलता को देखकर वो बेहद ही खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी और दामाद के सामने पृथ्वीराज को अपनी मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा रखी और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया और 1177 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और इस तरह पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बने। पृथ्वीराज ने अपनी राजधानी अजय मेरू को बनाया था, जिसे आज हम अजमेर के रूप में जानते हैं। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चांद बरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। पृथ्वीराज तो इतना तक कहते थे कि जब तक चांद है तब तक राज है, चांद नहीं तो राज नहीं। आपको बता दें कि चांद बरदाई तोमर वंश के शासक अंगपाल की बेटी के पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ पिथौरगढ़ का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम दिल्ली के पुराने किले के नाम से जानते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए कई राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार आज के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक करवाया था। राजस्थान के इतिहास में हम झांक कर देखें तो आज भी हमें पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के किस्से पढ़ने को मिलेंगे। आज भी राजपूत प्रेमी जोड़े पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी को याद करते हैं। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को बिना देखे सिर्फ तस्वीरों के जरिए ही एक दूसरे से प्यार में पड़ गए। लेकिन संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के दुश्मन थे, तो अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज से तो बहुत दूर संयोगिता पृथ्वीराज का नाम भी ले ये भी उनको पसंद नहीं था। जयचंद्र सिर्फ पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे और किस्मत से ये मौका उन्हें अपनी बेटी के स्वयंवर में मिला। दरअसल जयचंद्र ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को बुलावा भेजा, लेकिन पृथ्वीराज एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्हें जयचंद्र ने बुलावा नहीं भेजा। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल की जगह पर रखी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे के होना चाहते थे। तो इसी स्वयंवर में संयोगिता के कहने पर पृथ्वीराज भरी महफिल से संयोगिता का अपहरण कर उन्हें रियासत में ले आए और दिल्ली आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया। लेकिन इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई।
युद्ध की अनेक कलाओं में माहिर पृथ्वीराज के पास युद्ध के लिए अच्छी खासी सेना थी। पृथ्वीराज की सेना विशालकाय होने के साथ साथ अपने शासक की ही तरह पराक्रमी भी थी। युद्ध के क्षेत्र में पृथ्वीराज की सेना अन्य सेनाओं का डटकर मुकाबला करती थी। तो चलिए अब जानते हैं इस पराक्रमी राजा की विशालकाय सेना के बारे में। पृथ्वीराज की सेना में 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे और उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी और इसी कारण इस सेना के बलबूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। लेकिन समय दोस्तों कभी एक जैसा नहीं रहता। इसी तरह अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में मोहम्मद गौरी से दूसरा युद्ध वो हार गए। पृथ्वीराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो घोड़े और हाथियों को अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहते थे, इसलिए उनकी सेना का बड़ा भाग घोड़े और हाथियों का था। दोस्तों पृथ्वीराज अपने राज्य के विस्तार को लेकर हमेशा सजग रहते थे और उस बार उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए पंजाब को चुना था, जिस पर उस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का सिक्का चलता था। गौरी पंजाब के भटिंडा से अपने राज्य पर हुकूमत चलाता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और गौरी को हराना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी कुशल नीति और सेना पर भरोसा करते हुए कदम आगे बढ़ा दिए और गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सबसे पहले हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। लेकिन इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हो गया और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा। इधर पृथ्वीराज ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर से खो दिया। युद्ध में सिर्फ वही सैनिक बचे जो वहां से भाग निकले और मोहम्मद गौरी की अधमरी हालत देखकर एक सैनिक उन्हें घोड़े पर डालकर महल ले गया और उसका उपचार कराया। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक एक जगह पर हुआ था। वहीं इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा कमाई, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज को जीत मिली, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार गए। हार का कारण भी कोई अपना ही था। कहते हैं ना, दुश्मन को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए और छुपे हुए दुश्मन पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल अपनी बेटी संयोगिता के अपहरण और पृथ्वीराज से शादी के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए इतनी कड़वाहट भर गई थी कि अब वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अपनी इसी कड़वाहट के कारण उन्होंने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया और वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगे। और इसी बीच राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वो पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया और दोनों ने मिलकर 2 साल बाद यानी सन 1192 में फिर से तराइन का दूसरा युद्ध शुरू किया। गौरी और जयचंद्र ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज के मित्र चांद बरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण से सभी ने पृथ्वीराज की मदद करने को मना कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले रह गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के साथ मिलकर अकेले ही गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में कुछ अच्छे घुड़सवार थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में ना वो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे हट पाए। ऊपर से गद्दार जयचंद्र राजपूत सैनिकों को ही मार रहा था। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चांद बरदाई को बंदी बना लिया गया। दूसरों के साथ गलत करोगे तो फल अच्छा तो नहीं मिलेगा, गलत ही मिलेगा और यही हुआ जयचंद्र के साथ भी। उसकी गद्दारी का इनाम देते हुए गौरी ने उसे भी मार दिया। 200 जीत के बाद गौरी का अहंकार 7वें आसमान पे था और बंदी बनाकर वो पृथ्वीराज को हर वो दर्द देना चाहता था जिसे सुनकर किसी इंसान की रूह कांप जाए, और उसने ऐसा किया भी। जब पृथ्वीराज और उनके मित्र चांद बरदाई को बंदी बनाकर गौरी अपने राज्य में लाया तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया और हर दिन गौरी पृथ्वीराज को असहनीय यातनाएं देता। लेकिन इसके बाद भी ये वीर योद्धा झुका नहीं और हर दर्द के बाद भी गौरी की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देता। गौरी पृथ्वीराज को झुकाना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज अपनी नजर इस सुल्तान के सामने नहीं झुकाते। कई बार गौरी ने पृथ्वीराज से अपनी नजरें नीची रखने को कहा, लेकिन बहादुर और पराक्रमी राजपूत शासक पृथ्वीराज की नजरें नहीं झुकी, जिसका परिणाम ये हुआ कि गौरी ने सैनिकों को पृथ्वीराज की आंखें जला देने का हुक्म दिया और लोहे की गर्म सरियों से पृथ्वीराज की आंखों को जला दिया गया, जिसके चलते पृथ्वीराज अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे और अंत में पृथ्वीराज को सजाए मौत का फरमान सुना दिया गया। मौत से पहले पृथ्वीराज से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। इस पर पृथ्वीराज ने भरी सभा में अपने मित्र चांद बरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा रखी। इस पर सुल्तान गौरी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें पृथ्वीराज ने अपनी कला का कौशल दिखाया और सबको दिखा दिया क्यों वो पृथ्वीराज चौहान है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान की कहानी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। पृथ्वीराज चौहान की कौन सी बात आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।